उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको अनिवार्य रूप से जाति और निवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होता है। जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत कुछ भ्रम की स्थिति अभ्यर्थियों के मन में बनी रहती है कि कितने साल पुराना मान्य होगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस जो कि आर्थिक रूप से कमजोर जनरल अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडिटी कितने वर्ष होती है। साथ ही आवेदन करते समय ये मेंशन होता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पति के नाम से आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उनके हस्बैंड और उनके फादर के नाम से ये प्रमाण पत्र बनेंगे। इसके अलावा जो अविवाहित कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके संदर्भ में क्या गाइडलाइन है और डॉक्यूमेंट्स में गलतियों को लेकर के क्या कुछ नया गाइडलाइंस है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कितना वर्ष पुराना चल जाएगा। देखिए, इसके संदर्भ में ना तो इस शासनादेश में कहीं पॉइंट लिखा गया है और ना ही आपके प्रमाण पत्र पर मेंशन किया गया रहता है कि आपका प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए मान्य है। लेकिन एक मोटा मोटी जो जनरल अवधारणा बनी हुई है उत्तर प्रदेश में और विभिन्न भर्तियों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसके आधार पर यह माना जाता है कि आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र अधिकतम 3 वर्ष पुराना है तो मान्य हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना है तो फिर मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो जितना नया आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र है उतना ही बेहतर होगा। आप अपने जाति और निवास प्रमाण पत्र को रिन्यू जरूर करवा लीजिए। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा बार बार कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति में जन्म ले लिया है तो उसका जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक उसकी जाति तो बदलेगी नहीं, तो फिर जाति प्रमाण पत्र बार बार बनवाने या फिर रिवाइज करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, इसका उत्तर ये होगा कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न जातियों के उत्थान के आधार पर उनका जो विशेष वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जाता है वो उस वर्ग से निकाल करके दूसरे वर्ग में लगातार डालते रहते हैं। आप लोग कई बार न्यूज़ में सुने होंगे कि 21 जातियों को एससी कैटेगरी में डाला गया या फिर एसएससी से ओबीसी में डाला गया या फिर एसटी से ओबीसी में डाला गया। ये उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहती है उस पर्टिकुलर जाति की, उसके आधार पर और उनका कितना उत्थान हुआ है इन पिछले 5 से 10 वर्षों में, उसके आधार पर उनकी लगातार कैटेगरी को बदला जाता रहता है, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए। इसी वजह से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगती है, क्योंकि हो सकता है कि जब आज से 5 साल पहले आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया हो उस समय आप एसटी में आ रहे हों, लेकिन राज्य सरकार ने उसको ओबीसी में डाल दिया है, तो उस कंडीशन में आपका अपडेटेड जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है ताकि अब राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार उस पर्टिकुलर जाति को किस जाति में मान रही है उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसी वजह से बार बार आपसे कहा जाता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र रिवाइज होना चाहिए। अगर आपका अधिकतम 3 वर्ष पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना है तो आपको हर हाल में बनवाना होगा। लेकिन इस बात के लिए भी मैं जरूर मेंशन करूंगा कि अगर आप जितना नया प्रस्तुत करेंगे उतना ही आपको सहूलियत होगा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। काउंसलिंग कराते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यही निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में भी होता है, अधिकतम 3 वर्ष पुराना चल जाएगा, लेकिन आप जितना नया देंगे उतना ही आपको सहूलियत हो जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के संदर्भ में। तो इनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो अधिकतम 1 साल के लिए ही मान्य होगा। 1 साल के लिए मान्य इस वजह से होता है क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है और ये माना जाता है कि 1 साल में अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इस वजह से जो प्रमाण पत्र है आपका ईडब्ल्यूएस का वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही मान्य है। अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष के पहले आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ईडब्ल्यूएस, तो आपको हर कंडीशन में आपके प्रमाण पत्र को रिवाइज कराना होगा, आपको फिर से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जिस दिन आपका प्रमाण पत्र इशू होगा, जिस डेट में इशू होगा, उससे अगले 1 साल तक के लिए ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपके पति के बिहाफ पर बनेगा, ना कि आपके पिता के बिहाफ पर, क्योंकि पिता से सिर्फ जाति निर्धारित होती है, आर्थिक स्थिति निर्धारित नहीं होती है। अगर आपकी विवाह हो चुकी है, आप विवाहित महिला हैं, तो अब जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो आपके पति पर निर्भर करेगी, ना कि आपके पिता पर। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आर्थिक स्थिति पर बनता है। इस वजह से जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है विवाहित महिलाओं के कंडीशन में वो पति के बिहाफ पर बनेगा, ना कि पिता के बिहाफ पर। विकलांग प्रमाण पत्र की अगर बात की जाए तो
इनके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। आपका बहुत पुराना भी है तो भी आयोग के द्वारा मान लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करके रिन्यू करा लें तो आपको काउंसलिंग के समय कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार कई भर्तियों में अलग अलग परसेंटेज कितना विकलांगता है उसके आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है विकलांगता को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें अगर आपके किसी फील्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो पर आप लोग के तमाम कमेंट के माध्यम से प्रश्न आए हैं कि ऐसे अभ्यर्थी मान लीजिए जिनके फादर नेम, मदर नेम या फिर उनके खुद के नेम में किसी अल्फ़ाबेट में कोई गलती हो गई है तो क्या उसको संशोधन कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। छोटी से छोटी गलती अगर आपके किसी भी नेम में, आपके या फिर आपके माता या फिर आपके पिताजी के नेम में एक भी अल्फ़ाबेट मिस्टेक है तो आपको 100% संशोधन कराने की आवश्यकता है। 69,000 में स्पष्ट शब्दों में ये शासनादेश जारी किया गया था कि आपको संशोधन कराना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आपका पूरा नेम ही मिस्टेक है तो आपको तो नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं जाएगा, आपका अभ्यर्थन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट में भी मिस्टेक है तो आपको नियुक्ति पत्र तो दे दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर दिया जाएगा कि 6 माह के अंदर आप अपने मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट को संशोधित करा करके अपने संबंधित जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। तो आज नहीं तो कल आपको संशोधन कराना ही है। तो बेहतर ये है कि आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सुधार लें, चाहे कोई भी मिस्टेक हो, आपका एक अल्फ़ाबेट भी क्यों ना गलत हो। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए स्पष्ट गाइडलाइन होती है कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा वह उनके पिता के नाम से बनेगा। आप इसके संबंध में दूसरा नंबर पॉइंट देख पा रहे होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर नहीं है तथा पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए चयन प्राप्त किया है, उसका चयन निरस्त कर दिया जाए। तो ये स्पष्ट गाइडलाइन है विवाहित महिलाओं के लिए कि आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपके पिताजी के नाम से बनेगा, और अविवाहित महिला या फिर मेल कैंडिडेट सभी का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वह उनके पिताजी के नाम पे बनेगा। वहीं अगर बात करें विवाहित महिलाओं के निवास प्रमाण पत्र की तो उनका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके हस्बैंड यानी पति के नाम से बनेगा। लेकिन अविवाहित महिला और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके फादर के नाम से बनेगा। जाति और निवास प्रमाण पत्र पिता या फिर पति के नाम से बनने का क्या मतलब है, क्योंकि अभ्यर्थी अपने नाम से ही आवेदन करता है, यानी अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है जो फॉर्म भरेगा उसी के नाम से प्रमाण पत्र बनता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर जाति और निवास में जो पति या फिर पिता का जिक्र किया गया है इस शासनादेश में, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ अगर आप जन सेवा केंद्र से जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं या फिर यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से खुद के लॉगिन आईडी से जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो दोनों कंडीशन में आप जब आवेदन भरेंगे तो वहाँ पर अभ्यर्थी के नाम के जस्ट नीचे एक कॉलम होता है पिता या फिर पति या फिर संरक्षण को सेलेक्ट करने का। आप उसमें जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, पिता को या फिर पति को या फिर संरक्षण को, आपके प्रमाण पत्र पर वही लिख करके आएगा। यानी अगर आप पिता को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पिता का नाम लिख करके आएगा, आप पति को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पति का नाम लिख करके आएगा आपके प्रमाण पत्र पे। तो वही बात मेंशन करनी है आपको कि जाति प्रमाण पत्र के कंडीशन में विवाहित महिलाओं के संदर्भ में आवेदन भरते समय आपको वो पिता को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र बनवाते समय विवाहित महिलाओं को पति को सेलेक्ट करना है, ना कि पिता को सेलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूं अब चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। तो अगर आप जनसेवा केंद्र से जाति और निवास के लिए आवेदन करते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको उनको बताना होगा कि आपको पिता या फिर पति किसके नाम से बनवाना है। उसके बाद से वो चीज़ें खुद फॉर्म में फिल करेंगे, ठीक है। तो आप उनको रिमाइंड जरूर करा दीजिएगा कि पिता या फिर पति के नाम से डॉक्यूमेंट बनने हैं। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप एक विवाहित महिला हैं और किसी दूसरे राज्य से विवाहित होकर के उत्तर प्रदेश में आई हैं तो उस कंडीशन में आपका जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है वो तो क्लियर हो गया कि आपके पिता के नाम से बनेगा, यानी दूसरे राज्य से बनेगा क्योंकि आपके पिता दूसरे राज्य के निवासी हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना होगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र 2 लेवल पे बनते हैं, पहला स्टेट लेवल और दूसरा सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल का मतलब ये हुआ कि वो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आपके राज्य में जहाँ से आपने बनवाया है वहीं के लिए पात्र है।
और सेंट्रल लेवल का मतलब ये हुआ कि आप उसका प्रयोग देश भर में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके स्टेट में जिस जाति से आप संबंधित हैं, अगर वो ओबीसी एससी एसटी में आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, लेकिन हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में उस कैटेगरी में ना आ रहा हो, तो इस वजह से ये माना जाता है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो जाति उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर उस कैटेगरी में मेंशन है या नहीं, इसको प्रूव कराने के लिए आपको उस पर्टिकुलर राज्य से जहां से आप आ रही हैं वहां का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग के दौरान। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।